एवरीवन। तो हमारा ये तीसरा लेक्चर है एमसीक्यूज बनाते हुए। तो 60 एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए थे, इसमें मैं कोशिश करूँगा 30-40 और कवर किए जाएँ। ठीक है, तो 61 है अपार्ट फ्रॉम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अनदर डिस्ट्रीब्यूशन दैट कैन बी अप्लाइड टू इवेंट डाटा। ठीक है, तो इवेंट डाटा में कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है जो इस्तेमाल होते हैं। तो एक तो हमारा ये पॉइजन तो होता ही है, तो वो तो इसी में दे रखा है। दूसरा होता है हमारा जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगला है हमारा 63 द डायमेंशन ऑफ रिलायबिलिटी इज कंसर्न विद। तो मतलब किसकी होती है, हाउ इजी इट इज टू रिपेयर टू प्रोडक्ट नहीं, हाउ लॉन्ग डज द प्रोडक्ट लास्ट नहीं, विल द प्रोडक्ट डू द इंटेंडेड जॉब नहीं, हाउ ऑफन डज द प्रोडक्ट फेल। हाँ, कब मतलब कितनी जल्दी वो फेल होता है, इस पे हमारी रिलायबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, 64 फ्रॉम अ कस्टमर या फिर फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव क्वालिटी इज डिटरमाइंड बाई ब्लैंक दिया है, भाई फ्रॉम अ प्रोसीजर पर्सपेक्टिव क्वालिटी इज डिटरमाइंड बाई। तो जो हमारा प्रोड्यूसर है वो किस तरह से डिफाइन करेगा क्वालिटी को, और हमारा कस्टमर है वो किस तरह से क्वालिटी को डिफाइन करेगा। तो जो हमारा कस्टमर है वो क्या देखेगा, वो देखता है कि कितने पैसे की है कोई चीज़, तो उसके हिसाब से देखता है कि कैसी क्वालिटी होगी। और जो हमारा प्रोड्यूसर है जो मतलब उस चीज़ को बना रहा है वो कैसे देखेगा, वो देखता है कि हमारी कितनी लागत आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा सी आंसर, प्राइस। कस्टमर जो है वो प्राइस के हिसाब से देखेगा और जो प्रोड्यूसर है वो हमारा कॉस्ट के हिसाब से देखेगा। 65 द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू टॉसिंग ऑफ अ कॉइन विल बी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट फंक्शन और प्रोबेबिलिटी कम्युलेटिव फंक्शन। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये नहीं होता है। ठीक है, बाकी दोनों को समझ ही रहा होगा। हाँ, 66 पे आप जाओगे तो ये हो while the first generation of Six Sigma focused on और the third generation of Six Sigma focused on। तो मतलब पहली और तीसरी जनरेशन है सिक्स सिग्मा की, किस चीज पे फोकस करती है। तो जो पहली जो थी जनरेशन हमारी सिक्स सिग्मा की, वो हमारी फोकस करती थी वेरिएबिलिटी रिडक्शन पे, बहुत ज़्यादा वेरी ना हो। और जो अब की जो तीसरी पीढ़ी है सिक्स सिग्मा की, वो फोकस करती है क्रिएटिंग वैल्यूज, मतलब जो भी किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहा है उसके लिए वो वैल्यूबल हो, जितनी ज़्यादा वैल्यूबल होगी उतना उनके लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट और थर्ड जनरेशन में डिफरेंस आया सिक्स सिग्मा के। और 67 क्वेश्चन द स्टैंडर्ड नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन। तो मतलब इसका मीन कितना होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है। तो जो स्टैंडर्ड नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका मीन तो होता है 0। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है 1। तो 0 ये रहा आंसर बी। 68 आ ब्लैंक छोड़ा है, चार्ट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग डिफेक्ट। तो कौन सा चार्ट होता है जो इसको डिफेक्ट को मतलब पकड़ता है या फिर आइडेंटिफाई करता है, तो वो होता है पेरेटो चार्ट। ठीक है, ए आंसर। 69 द मेन एम ऑफ द QFD इज टू। ठीक, क्या होता है QFD क्यों लाते हैं, लिसन टू द वॉइस कस्टमर, लोअर कॉस्ट, रिड्यूस एरर, रिड्यूस सप्लाई है, डिफेक्ट नहीं, हम ये लाते हैं कि कस्टमर अपनी प्रॉब्लम को सही से रख पाए। तो आंसर ये सही हो जाएगा। 70 द एवरेज टोटल इंस्पेक्शन इज डिफाइंड एज। तो हमारा टोटल एवरेज इंस्पेक्शन होता है वो कैसे डिफाइन करेंगे, वो हम करते हैं एवरेज नंबर ऑफ यूनिट इंस्पेक्टेड पर लॉट। मतलब हमारे लिए एक लॉट दे रखा होगा, उसमें 150 जितने प्रोडक्ट हैं, उसमें से 2 या 3 हम सेलेक्ट करते हैं उसमें से और डिफाइन कर देते हैं कि ये जो पूरा लॉट है ठीक है, ये पास है या फेल है। ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ यूनिट इंस्पेक्टेड पर लॉट, बी आंसर हो जाएगा। 71
आप कहाँ गया। 71 आर चार्ट आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग ब्लैंक छोड़ा है ऑफ अ प्रोसेस, मतलब कौन से प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए आर चार्ट का इस्तेमाल होता है। तो डिस्पर्सन, तो डिस्पर्सन के लिए हम आर चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। 72 इफ द एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द इनकम फ्रैक्शन डिफेक्टिव, द एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी लिमिट इज द ब्लैंक छोड़ा है पॉइंट। तो अगर एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी को हम इनकम फ्रैक्शन डिफेक्टिव पे प्लॉट करेंगे तो एवरेज आउटगोइंग जो लिमिट होगी वो कैसी होगी, वो हाईएस्ट हो जाएगी। 74 द एक्स बार चार्ट मॉनिटर्स, तो जो एक्स बार चार्ट होता है वो किससे मॉनिटर होता है, तो ये होता है मॉनिटर बिटवीन सैंपल वेरिएबल्स। और 75 इन केस समवन इज इंटरेस्टेड इन प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन ही शुड कंस्ट्रक्ट द, तो मतलब डेविएशन निकालना है तो उसे क्या बनाना चाहिए, उसे बनाना चाहिए एस चार्ट। तो अगला है हमारा 76 इफ डाटा ऑफ एमआर चार्ट शोन नॉन चार्ट होगा CHART, ठीक है, नॉन नॉर्मलिटी इट इज बेटर टू डिटरमाइन द कंट्रोल लिमिट्स फॉर द इंडिविजुअल कंट्रोल चार्ट बेस्ड ऑन द ब्लैंक छोड़ा है ऑफ द करेक्ट अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये होता है चार्ट बेस्ड ऑन द परसेंटाइल ऑफ अ करेक्ट अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो परसेंटाइल जो परसेंटेज है, तो ये आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है व्हेन द नंबर ऑफ डिफेक्ट इज लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब हमारे डिफेक्ट बहुत कम है तो इसमें से क्या सही होगा। तो बी शुड यूज द सी और यू चार्ट, जरूरी नहीं है, हम नहीं करने वाले हैं। मोस्ट सैंपल विल हैव नॉन जीरो डिफेक्ट, देखते हैं अभी। क्रिएट अ टाइम बिटवीन द अकरेंस कंट्रोल चार्ट, ये सही है, हम ये वाला चार्ट बनाएंगे। नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता, तो ये भी कट हो जाएगा बाद में, तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। इफ जैसे ही आपको दो में कंफ्यूजन हुआ करो तो सारे पहले पढ़ लिया करो, उसके बाद में एक का आंसर करो। 80 है इफ वेरिएबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस इट्स क्वालिटी, अगर किसी की वेरिएबिलिटी कम हुई है तो मतलब उसकी क्वालिटी बढ़ेगी या फिर कम होगी, तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी ज़्यादा। चलो समझ लो, जैसे मतलब एक वेरिएबल का आउटपुट है, जैसे मतलब 1 किलो इनपुट दो तो वो आधा किलो आउटपुट निकालती है, तो अगर कभी वो आधा किलो निकाल लेगी, कोई 250 ग्राम निकाल लेगी, तो ये वेरिएबिलिटी तो बढ़ गई इस मशीन की, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो कैसे गिर जाएगी। तो भाई यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 81 द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल क्वालिटी कंट्रोल शुड बी, तो कौन सा फोकल पॉइंट होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन या फिर कस्टमर फोकस। अगला है द की प्रोसेस इनपुट वेरिएबल, ठीक है, एंड की प्रोसेस आउटपुट वेरिएबल आर डेवलप ड्यूरिंग दी फेजेस, मतलब किस फेज में डेवलप किए जाते हैं, तो ये मेजर फेज में डेवलप करे जाते हैं या फिर किए जाते हैं। सी आंसर हो गया। 84 को देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा इसमें से गलत है। देखो ये काफी लंबा सा क्वेश्चन है, तो इसको एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसमें से हम समझेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ज्यादातर तो 3 तो सही होंगे, केवल एक गलत होगा। इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ स्ट्रेटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट इज आइडेंटिफाई ऑफ दो डायमेंशन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन विल कंप्लीट, ये सही है। सिलेक्शन ऑफ सप्लायर शुड बी बेस्ड ऑन द क्वालिटी, बिल्कुल सही बात है। शेड्यूल एंड कॉस्ट रेदर ऑन कॉस्ट अलोन, हाँ केवल कॉस्ट पे हम नहीं सिलेक्ट करते हैं, वो कब हमें टाइम पे सब चीज सप्लाई करते हैं इस पे ही हम सिलेक्ट करते हैं सप्लायर को, ये भी सही बात है। All the individuals in the organization must have an understanding of a basic tool of quality improvement, बिल्कुल। Manufacturing units should be unit focusing on quality improvement among the all units in an organization, ये गलत बात है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो फोकस करती है क्वालिटी इंप्रूवमेंट अमंग द ऑल यूनिट इन ऑर्गेनाइजेशन। सभी भी फोकस नहीं कर सकते आप, कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं की क्वालिटी को आप इम्प्रूव करने की पहले कोशिश करते हैं, ठीक है।
अदरवाइज बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो 85 कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कैन बी यूज्ड इन, ये ब्लैंक छोड़ दिया है, स्टेप ऑफ द DMA-IC। तो ये DMA-IC एक भाई बताया था मैंने, डिफाइन मेजर करके। तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में क्या यूज होता है, इसमें यूज होता है एनालिसिस और इम्प्रूव, ठीक है, डिफाइन यूज नहीं होता, मेजर यूज नहीं होता। और 86 Which of the following is false regarding when acceptance sampling is useful? जब acceptance sampling useful होती है तब इनमें से कौन सा false है? तो when testing is destructive, when 100% inspection cost is very low, 100% इंस्पेक्शन करोगे तो कॉस्ट आपकी बहुत बढ़ जाएगी, वेरी लो नहीं होगी। तो ये हमारा गलत हो गया, यही आंसर है। 87 let PO be the incoming fraction defective and P1, अच्छा तो ये P0 होगा, ठीक है। let P0 be a incoming fraction defective and P1 be the outgoing fraction defective. Assume both are P1 and P0 is greater than 0, ठीक है। if rectifying inspection is performed then, जब rectifying इंस्पेक्शन लगाओगे इन दोनों में, दोनों सैंपल्स में, तो क्या होगा, P1 P0 से बड़ा होगा या P0 P1 से बड़ा होगा, बेसिकली यही पूछा है। तो आपका इसमें P1 जो है वो बड़ा मतलब छोटा होगा किससे, P0 से। तो ये आपका आंसर बन जाएगा आंसर बी। 88 a company want to measure the length of a fan as a part of its quality control exercise. The type of data collected will be, तो मतलब किस टाइप का डाटा कलेक्ट करेंगे, एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट करते हैं इस टाइप की जितनी भी कंपनीज होती हैं। 89 इफ ओनली, मतलब कौन सी ऐसी केवल कंडीशन है, इसमें कॉज द वेरिएशन आर प्रेजेंट द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस फॉर्म आर डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज स्टेबल ओवर टाइम एंड इट्स प्रिडिक्टेबल। तो कौन सा होता है, नेचुरल। इफ ओनली नेचुरल कॉजेस ऑफ वेरिएशन आर प्रेजेंट। 92 the basic assumptions for calculating the control limits based on average sample size for a P chart will, मतलब क्या होगा, form as the previously observed। तो P chart के लिए क्या होना चाहिए, not, मतलब P chart के लिए जो कंट्रोल लिमिट्स होती हैं और एवरेज सैंपल साइज पे वो मतलब लगभग सेम रहती हैं, ठीक है। तो नॉट ग्रेटली डिफर हमारा आंसर हो जाएगा। 93 द जी चार्ट इज द कंट्रोल चार्ट फॉर, जी चार्ट किसके लिए होता है, नंबर ऑफ द इवेंट के लिए हम जी चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। 94 एट्रीब्यूट चार्ट में भी यूज्ड व्हेन, एट्रीब्यूट चार्ट का इस्तेमाल करते हैं सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी जॉइंट मेजर, जब बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ मेजर करना होता था हम एट्रीब्यूट्स, मतलब ये सारी एट्रीब्यूट्स ही तो होगा ना, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एट्रीब्यूट मतलब गुण होता है, तो इन सबको एक साथ मेजर करना होता है तो हम एट्रीब्यूट चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। 97 इंस्पेक्शन ऑफ अ इनकमिंग पब्लिक आउटगोइंग आइटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इनकमिंग या फिर आउटगोइंग जो हमारे आइटम है उनका इंस्पेक्शन कर रहे हो तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये है हमारा एप्रीजल कॉस्ट का एग्जाम्पल, ठीक है। 98 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्टिमल प्रोसेस आर, कौन से होते हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी। इस आपको याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। 99 ब्लैंक दिया है, डायग्राम इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, तो कौन सा डायग्राम होता है ऐसा जो पोटेंशियल रिलेशन बताता है दो वेरिएबल के बीच में, ये होता है स्कैटर डायग्राम, ठीक है। और लास्ट है हमारा लॉट फॉर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग शुड बी, स्पेस दिया है एंड फिर से स्पेस दिया है,
तो मतलब जो हमारा लॉट है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के लिए वो कैसा होना चाहिए, पहली बात तो होमोजीनियस होना चाहिए, दूसरा और लार्ज होना चाहिए, ठीक है। तब हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। मैं इससे ज़्यादा एमसीक्यूज इस सब्जेक्ट पर नहीं बनाने वाला, 100 एमसीक्यूज बहुत होते हैं, इससे आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा। फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि इनके भरोसे मत जाइए, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या आने वाला है, और आपको जो सिलेबस में दिया है उन्हीं में से क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप सिलेबस को पढ़िए, इनसे बस एक आइडिया लीजिए, इनके भरोसे मत जाइए, ठीक है। थैंक यू।